Rahim, dear students of class 10th Physics, National Book Foundation, Federal Board, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 साउंड। हमारा आज का टॉपिक है इको। जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, इसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होती है, और इको जो है ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होती है। असल में क्या होता है कि जब साउंड जाती है, जाने के बाद आगे किसी चीज़ के साथ टकराएगी, टकराने के बाद जब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर लिसनर या सुनने वाले तक पहुंचती है तो उसे इको कहा जाता है। ये बेसिकल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आती है, ऐसे ही साउंड भी किसी भी ऑब्स्टिकल, किसी रुकावट, किसी चीज़ के साथ टकराती है, टकराने के बाद जो वापस बाउंस बैक होती है उसे इको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्कुल खाली कमरा है, उसके अंदर आप खड़े हैं, तो यहाँ पर एक बहुत किसी ऐसे हिली एरिया में खड़े हों, तो आप खड़े होकर जैसे ही कोई बात करेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद एक बार दोबारा वो सुनाई देती है, यानी कि दोबारा एक बार आप उसको सुनते हैं, तो ये वजह होती है, इसको इको कहा जाता है। कहते हैं बेसिकली द टर्म इको इज सच ए बिहेवियर ऑफ द साउंड वे बाय विच कम बैक्स टू द लिसनर, जिससे वो सुनने वालों तक वापस आ जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग विद एनी ऑब्स्टिकल ड्यू टू वेव रिफ्लेक्शन फिनोमेना, कि वो जाके टकराती है और वेव्स के रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमेना, जो अमल है वो होता है, और वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। जैसे साउंड वेव्स होती हैं, जैसे लाइट वेव्स होती हैं, वो बाउंस बैक करती हैं, इसी तरीके से इको भी जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। साउंड भी बाउंस बैक करके वापस आती है जब वो किसी भी वॉल के साथ, किसी दीवार के साथ, किसी ऐसे हिली एरिया में जो है वो हो रही होती है। तो सो इन जनरल वी कैन से दैट इको इज डिस्टिंक्ट साउंड वेव। तो इसी के से हम कह सकते हैं कि इको एक ऐसी खास साउंड वेव होती है विच ओबेज रिफ्लेक्शन फिनोमेना, जो कि रिफ्लेक्शन के अमल को के ऊपर अमल करती है। कहते हैं व्हेन साउंड वेव इज जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स एंड द रिफ्लेक्शन एट एनी सरफेस प्रोड्यूसेस अनदर वेव विच इज रिपीटेडली हर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। मिसाल के तौर पर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो जाता है और जैसे ये दीवार से टकराता है, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है सोर्स तक, सोर्स से निकली, रिफ्लेक्ट बैक होकर सोर्स तक वापस आ गई, तो ये जो है वो वापस आ जाना, ये इको कहलाता है। और इको के लिए कुछ कंडीशंस है, ऐसे इको नहीं हो जाएगा, ठीक है। इको के लिए कंडीशन क्या है? कहते हैं ह्यूमन ईयर कैन प्रिसाइज साउंड वेव विद इन 0.1 सेकेंड के हमारा जो कान है, इंसान का कान, वो प्री रिसीव यानी कि दोबारा सुन सकता है। एक बार सुना है उसको दोबारा सुन सकता है 0.1 सेकेंड के, यानी कि अगर 0.1 सेकेंड के बाद आवाज़ वही दोबारा आ जाए तो वो फ्रिक्वेंसी को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। दिस वैल्यू शोज दैट द साउंड वेव कैन बी रिसीव्ड इफ टाइम इंटरवल बिटवीन बोथ साउंड वेव इज 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है, सोर्स दूर है, यानी कि सोर्स जो है वो दूर है, 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है, so it is clear that the time interval between gap between echo and original sound wave is 0.1 सेकेंड। तो इससे हमें पता चलता है कि इको और ओरिजिनल साउंड के दरमियान में जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ड्यू टू द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए इको है ना, पहले साउंड जाएगी और वापस आएगी, ठीक है। अब ऐसी सूरत में जो डिस्टेंस हो जाएगा d, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2d के। 2d का कैसे? कि उसको जाने और आने का टाइम लगा, और टाइम जो है वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड्स, ये टाइम लगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड क्या होती है? v, ठीक है। सो v इज इक्वल टू d ओवर t हो गया। अब यहाँ पे अगर हम d जो है वो देखें तो d किसके इक्वल हो जाएगा? फिर यहाँ से निकालते हैं d इज इक्वल टू v इंटू टी। अब देखें d किसके इक्वल है? d इक्वल है 2d के। सो 2d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? v इंटू 0.1। अब यहाँ से अगर मैंने d निकालना है तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू v इंटू 0.1 ओवर 2 डिवाइड हो गया हमारे पास। हम इसको पॉइंट को रिमूव कर देते हैं तो d किसके इक्वल हो जाएगा? ये 0.1 है तो v ओवर 20, जो भी इसकी स्पीड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला? दैट द मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इको इज 1/20th वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का 1/20 होगी, तो ऐसी सूरत में
जो है वो इको प्रोड्यूस होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 होगी, सो इको डिस्टेंस के लिए 17 मीटर होगा। 17 मीटर दूर अगर होगा तो फिर इको प्रोड्यूस होगी। एप्लीकेशंस ऑफ इको, इको जो हमारे लिए कैसे हेल्प कहाँ पे यूज़ होती है? स्पीड ऑफ साउंड कैन बी डिटरमाइंड, हम इससे स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं, आने और जाने का टाइम टोटल निकाल के फिर फार्मूलाज अप्लाई करके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यूजेज ऑफ ऑब्सीडियन अल्ट्रा सोनोलॉजी एंड सो ऑन, के इससे हम जो है ना वो ऑब्सिटीरियन जो है ना वो जो है गाइनीज वगैरह वहाँ पे अल्ट्रासोनिक ग्राफी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है बैट्स, जो चमगादड़ होती हैं वो देख नहीं सकती, वो इन्हीं जो है वो इससे की इको की वजह से ही इसको इको लोकेशन कहते हैं, अपनी जगह को का तयन करती हैं और वो जल्दी देखें टकराती भी नहीं और आराम से जो है वो उड़ती रहती हैं। डेप्थ ऑफ द सी प्रेजेंस, जिसको पीछे पढ़ लिया हमने सोनार कहते हैं, कि ये भी हम जो है वो एको की मदद से ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन देखें, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक क्या है? ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं साउंड के बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड मतलब कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें के ज़रिए हम जो है वो अनडिज़ायर्ड, ना चाहने, जो हमें ऐसी साउंड जो हमें नहीं चाहिए होती, जो हमें पसंद नहीं होती, या फिर गैर ज़रूरी आवाज़ें, ऊंची आवाज़ें, नॉइज़ जिसे कहा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाए और उनको कम किया जाए, ये एकॉस्टिक्स कहलाता है। अब वो क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ट्रांसमिशन इफेक्ट्स ऑन इट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एकॉस्टिक्स लाइक एनवायरमेंटल नॉइस, म्यूजिकल एकॉस्टिक्स, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, वाइब्रेशंस एंड डायनामिक्स। डिफरेंट टाइप के साउंड्स होते हैं जिसको जो है ना वो हमें एब्जॉर्ब करना होता है, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहते हैं इन्वायरमेंटल नॉइस इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल, डिस्ट्रक्टिव, ओपन एयर साउंड क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। और इन्वायरमेंटल साउंड किसे कहते हैं? पीछे हमने पढ़ लिया है नॉइस को, ठीक है, बेहंगम बेतरतीब आवाज़ें जो इंसान के कान को अच्छी ना लगें, जिसे जो है वो जिनकी कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो नॉइस कहलाती हैं। जैसे कि गाड़ियों के ट्रैफिक के हमारे इंडस्ट्री वगैरह में ट्रैफिक की हार्न और ये तमाम जो होती हैं ये जो है वो नॉइस में आती हैं। लाइक एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, अब ये जो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अनडिज़ायरेबल, ना चाहने वाली आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जो हम सुनना नहीं चाहते, ठीक है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाती है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको पता है कि साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और अगर हम वाइब्रेशंस को थोड़ा रिड्यूस कर दें, कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो साउंड बिल्कुल जो है ना वो भी ख़त्म कम भी हो सकता है। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रूम है, ठीक है, और वो बिल्कुल खाली रूम है, वहाँ पे आप बोलेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। लेकिन अगर एक ऐसा रूम जिसमें फर्नीचर वगैरह भी पड़ा हुआ है और ये सारा वॉल टू वॉल कारपेट है, फॉर एग्जांपल आपने कारपेट हर तरफ जो है ना वो पोरस मोटा कारपेट लगा दिए, तो आपको बहुत कम आवाज़ आएगी। क्यों? कि जैसे ही साउंड के पार्टिकल्स उसके अंदर जाएंगे, उसके वाइब्रेशंस उसके अंदर होंगी, तो वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पोरस बॉडी है, जैसे ही पार्टिकल ने जाके इसके अंदर जाना है, वाइब्रेशंस ने वहीं पे जाके इसको रोक देना है। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी तो वो वहाँ पे जाके टकराएगी, वापस आएगी, लेफ़्ट राइट सारे फैलेगी इधर उधर, तो आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। कॉस्टिक प्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ सर्फेस इज रिजिड एंड स्मूथ, कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, अगर मैंने बता दिया रिजिड या स्मूथ होगी तो ऐसे में वापस ज़्यादा आएगी, और इरेगुलर होकर इधर उधर करके ज़्यादा फैल जाएगी। जितने वो पोरस होंगे ऐसे में वो अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और आवाज़ को वहीं पे दबा देंगे और कम कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स प्रोडक्शन। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? कहते हैं हेल्थ एंड वेलबींग, इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कहते प्रिवेंट्स हियरिंग लॉस फ्रॉम प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर, अगर काफ़ी देर तक ऊंची आवाज़ सुनते रहें तो फिर कान ख़राब हो सकते हैं, जिससे वो एकॉस्टिक्स इससे बचा लेते हैं। मेंटल हेल्थ इंसान की बेहतर रहती है, इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आता है। वर्क एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा हो जाती है, एरर गलतियाँ कम होती हैं, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस, रिटेन देयर इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स भी जो है ना शोर हो तो वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे पहले देखें वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, कहते हैं प्रोटेक्ट एनिमल दैट रिलाई ऑन साउंड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, तो इससे जो है वो जंगली ज़िंदगी जो है वो भी बच जाती है। कैसे कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इकोज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने आप को रास्ता, जैसे पीछे भी बैट की एग्जांपल थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। लीगल एंड रेगुलर कंपलेशन, एक
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मीट नॉइज एक्सपोजर रेगुलेशन, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं, ई टेक्नोलॉजी वगैरह। अप्लाइंग एकॉस्टिंग इन बिल्डिंग डिज़ाइंस। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे इलाकों में अगर घर बनाए जाते हैं कि जहाँ पे जो है वो पास बहुत ही ज़्यादा शोर और इस तरह की आवाज़ें हों, तो उसके लिए एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बिल्डिंग्स में की जाती है। देखें कहते मटेरियल्स लाइक कारपेट, acoustic panels and curtains are used to absorb sound and reduce echoes। कि हम जो है ना वो एक तो कारपेट होते हैं, मैंने बता दिया आपको, एकॉस्टिक पैनल्स भी होते हैं। जब घर बनाए जाते हैं तो दीवारों के दरमियान में जो है ना वो एक इसी तरीके से एकॉस्टिक पैनल्स रख दिए जाते हैं। ये साउंड वेव्स वहाँ से आती हैं, वो उनके अंदर भी पोरस बॉडीज होती हैं, साउंड उसके अंदर आएगी, जैसे ही उसके साथ आगे आएगी तो रिफ्लेक्शन को वो नहीं होने देंगे और वहीं पर साउंड की जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मैक्सिमम को। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन और साउंड रिफ्लेक्शन। कहते हैं डिजाइन ऑफ द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर मेड इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्ट साउंड वेयर नीडेड। ठीक है, कि जो बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाते हैं, इसमें देखा होगा कि माइक अगर एक दो भी है तो फिर पूरे हॉल तक आवाज़ आ रही होती है। उसकी वजह होती है कि वो साउंड रिफ्लेक्शन के जो डिज़ाइन हैं उनको जहन में रखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि साउंड जाए, टकराए और रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरी तरफ जाए। जबकि अगर इसको रिड्यूस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो फिर वो एकॉस्टिक्स हो जाएगा। Next one is sound transmission। कहते हैं we use thick walls, double glass windows and insulated doors to prevent sound from traveling between spaces। कि हम जो है वो थिक जो है ना वो बड़ी बड़ी दीवारें, डबल ग्लास विंडोज, जैसे कि दो दो खिड़कियां आपस में स्लाइड करके जा रही होती हैं, दरमियान में एयर आ जाती है। एयर बड़ा अच्छा इंसुलेटर है, फिर वो आगे नहीं जाने देता होता। ऐसे ही डेंस मटेरियल, हैवी मटेरियल्स लाइक कंक्रीट ब्लॉक वगैरह डाल दे दिए जाते हैं, वो भी आवाज़ को कम कर देते हैं। साउंड डिफ्यूजन कहते हैं फॉर acoustic प्रोडक्शन वी इंस्टॉल एलिमेंट्स दैट स्कैटर साउंड इवनली। कि हम ऐसी जो है ना वो डाल देते हैं वहाँ पे एकॉस्टिक्स को कम करने के लिए हम ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर देते होते हैं जो कि आवाज़ को हर तरफ एक जितना फैला देती है, और जितना वो ज़्यादा फैला देगी तो फिर ऐसे ही जो है ना वो फिर ऐसा ऐसा रिड्यूस होती जाएगी। Resonance control, the size and designs of the rooms are taken in consideration to avoid amplification of sound, certain sound। तो क्या करते हैं कि जो कमरों के डिज़ाइन है वो इस तरीके से किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड की जो रिफ्लेक्शन वगैरह इसको कंट्रोल किया जा सके। आल्सो बेस ट्रैप आर यूज, बेस ट्रैप यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए। Noise control gaps are properly sealed to ensure the doors and windows are sealed। ठीक है, छोटे छोटे से गैप्स वगैरह को भी भर दिया जाता है ताकि एयर के जरिए वाइब्रेशंस करते हुए साउंड अंदर की तरफ ना आ जाए। वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है वो कैसे, डैम्पिंग के जरिए। ठीक है, डैम्पिंग क्या होता है, रबर और ऐसी चीज़ें जब इस्तेमाल की जाती हैं तो वो वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर देती हैं, मिनिमम कर देती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ कम आती है अंदर। कहते practical examples are concerned halls in which combine absorption, reflection and diffusion materials are for the clear sound। In office we use absorption material to reduce sound and increase the productivity। साउंड एब्जॉर्प्शन में हमने पहले पढ़ लिया, कारपेट, कर्टन, एकॉस्टिक पैनल्स वगैरह जो है ये यूज़ होते हैं। रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन टाइम, कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल शॉर्टन द टाइम इट टेक्स फॉर साउंड टू डीके। ठीक है, तो जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो उतना ही कम कर देते हैं कि वो साउंड डीके आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाए। जो कि अपने खुद सॉफ्ट होते हैं, इससे टकरा के जाते हैं तो वो फिर आहिस्ता 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 खुद ही इसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन हीयरिंग सिस्टम, इंसान का सुनने का निज़ाम। असल में इंसान का जो सुनने का निज़ाम है वो है ह्यूमन ईयर जो है ना वो हियरिंग ऑर्गन है। इंसान का कान जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सुनता है। असल में इसका जो लिंक है वो ऑडिटरी नर्व के साथ जाके ब्रेन के साथ हो जाता है। अब इस कान का काम सिर्फ और सिर्फ सुनना है, और उसके बाद जो आपने क्या सुना ये फैसला करना ब्रेन का काम है। अगर आपके सामने कोई चाइनीज़ या जापानीज़ या कोई और ज़ुबान बोलने लग जाए, आपको आवाज़ आ रही होगी लेकिन समझ नहीं आ रही होगी। जो कान अपना काम कर रहा है लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज वगैरह ब्रेन में पहले से इंस्टॉल नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, ब्रेन डी कोड ही नहीं कर पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा। सो इसमें से जो बेसिक है, कहते हैं अ साउंड वेव एंटर द ईयर। जो इंसान का कान है इसमें जो है ना वो 3 बेसिक हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर जो बाहर हमें हॉर्न लाइक, ठीक है, हॉर्न की तरह का बाहर का हिस्सा जो नज़र आ रहा होता है वो आउटर ईयर कहलाता है। और यहाँ से एक कैनाल के ज़रिए जो है वो, जिसको ईयर कैनाल कहते हैं, आवाज़ वाइब्रेशंस की सूरत में अंदर दाखिल होती है। ये जो है
वो हमारा ईयर कान बायर हॉर्न टाइप जो हिस्सा होता है वो, जिसके बाद आवाज़ जो है वो यहाँ से अंदर दाखिल होती है और ईयर ड्रम के साथ जाके टकराती है। कहता है ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और ये जो वाइब्रेशंस है वो आगे इनर ईयर, ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर में आते हैं, जहाँ पे तीन जो है वो हड्डियाँ छोटी छोटी सी जो है ना वो बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर ये यहाँ से वाइब्रेशन अंदर ये स्नेल लाइक कॉकिलिया होता है, ठीक है, और ये लिक्विड ये लिक्विड के साथ भरा हुआ होता है, और ये जैसे ही ये जाता है ये वाइब्रेशंस करता है, ये वाइब्रेशंस जो है वो आगे ब्रेन तक को भेज दी जाती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेशंस कहते थे ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव, जैसे ही साउंड आके टकराती है तो ये वाइब्रेट करता है। एम्पलीफाइज जो है कहता है दीज वाइब्रेशंस आर पास टू द थ्री बोन्स इन द मिडल ईयर कॉल्ड मेलस इंसेंस एंड स्टेप्स विच एम्पलीफाइज द वाइब्रेशन। जैसे उनसे टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं और उन वाइब्रेशंस को बढ़ा देती हैं। वाइब्रेशंस एंटर द कॉक्लिया, कॉक्लिया ये जो है ना वो स्नेल लाइक हिस्सा होता है। कहता है द स्टेप्स वन ऑफ द ossicles sends the vibrations to the cochlea, a fluid filled spherical structure in the inner ear. The fluid waves is in the cochlea. अब जो cochlea इसके अंदर भी fluid के अंदर waves प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस इनको हिलाती हैं और ये waves प्रोड्यूस करती हैं। हेयर सेल डिटेक्ट वाइब्रेशंस, इसके ऊपर छोटे छोटे से जो है ना वो बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, ठीक है, जिनको सीलिया टाइप आप कह रहे हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी उनको पता होगा, ठीक है। ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे छोटे, ये मूव करते हैं, ठीक है। ये जब मूव करते हैं तो फिर ये सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं, और ऑडिटरी नर्व जो है ना वो उन सिग्नल्स को जो है ना वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाते हैं, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कहते हैं व्हेन द हेयर सेल्स सेंड दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब वो बेंड होते हैं हिलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो भेजते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल टू ब्रेन, अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन उन सिग्नल्स को समझ के उसको डीकोड करके आपको आवाज़ में बदल देता है। अगर किसी शख्स के जो है ना वो आपने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, कोई ऐसी ज़ुबान नहीं सुनी, तो पहले से जो भी सुना होगा उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की हर चीज़ वो ब्रेन में इंस्टॉल है जो आपको लैंग्वेज आती है, तो वो ऐसी वही तो कोई और वाइब्रेशंस और ये आएंगी तो आपको कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है, ब्रेन डिकोड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पहले इंस्टॉल नहीं है ये वाली फ्रीक्वेंसीज। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।